हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर लेके आए हैं 56 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, वो भी किसका, जीव विज्ञान का। पूरे बुक का यहाँ पे मैंने 56 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है पूरी किताब का। और यहाँ से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, आप लोग पूरा का पूरा इसे तैयार करके बकायदे पढ़ लेंगे। कहीं से भी कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई चीजें नहीं समझ आ रही है, तो बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे कि सर ये नहीं समझ आ रहा है आपको, मैं अच्छे तरीके से समझा के आपको मैं बता दूंगा। साथ ही साथ एक चीज और आप कर सकते हैं कि आप कमेंट करके और इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप पूरा का पूरा जाकर इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके आराम से पढ़ लें। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वहां से डाउनलोड करके पढ़िए और वहां पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले बायोलॉजी के पूरी किताब का 56 प्रश्न, जिसमें आप क्या तो लघुत्तरी लघुत्तरी बहुविकल्पी हर एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ऐसा वीडियो यूट्यूब पे पहली बार अपलोड हो रहा है। जी हाँ, ऐसा वीडियो आपके यूट्यूब पे पहली बार अपलोड हो रहा है, वो भी चैप्टर वाइज आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बात करें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जी हाँ, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से बात करें तो सबसे पहला प्रश्न, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, पुंकेसर क्या होता है, मादा जननांग होता है, नर जननांग होता है, या मादा और नर जननांग दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आवृतबीजी पौधों में जो पुंकेसर होता है वह क्या होता है, नर जननांग होता है। नर जननांग होता है, क्या होता है, नर जननांग। राइट ऑप्शन आपका ख वाला हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, एक प्रारूपी आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या क्या होती है। लघु बीजाणुधानी, जहां लघु बीजाणुधानी ऐसे होते हैं जहां पर क्या पाए जाते हैं, आपके पराग कण पाए जाते हैं, उसे हम लोग लघु बीजाणुधान कहते हैं। तो किसी भी आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की कितनी संख्या होती है, एक होती है, दो होती है, तीन होती है, या फिर चार होती है। तो एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में जो लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है वो हमेशा और हमेशा सर चार होती है। कितनी होती है, चार होती है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे चौथा वाला निकल के आ जाएगा। आप लोग लगा लेंगे, चार होती, कितनी होती है, चार होती है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे है प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती है, यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होती हैं और यह कहाँ उपस्थित होती हैं, निभागीय छोर पर, अंडद्वारी छोर पर, मध्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं वो होती हैं जो उपस्थित होती हैं कहाँ पर, निभागीय छोर पर। कहाँ पर होती हैं, निभागीय छोर पर होती हैं। कब वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चौथा यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती हैं, यानी निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है। सह कोशिकाएं, अंड कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, या फिर ये सभी, या फिर ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ख वाला। क्या हो जाएगा, जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं वो आपकी अंड कोशिका होती है। कहां पर, अंड कोशिका। ठीक है ना। ये पांचवा वाला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, निषेचन के बिना फलों के विकास को वनस्पति भाषा में क्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई साहब बताइए, यदि कोई भी फल है वो बिना विकास को ही वनस्पति भाषा में क्या कहते हैं। यानी कि निषेचन के बिना फलों का विकास, यानी बिना निषेचन के ही फलों का क्या हो जा रहा है, विकास हो जा रहा है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। यानी कि ऐसे फल जिनका निर्माण किसके द्वारा, बिना निषेचन के द्वारा हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। यानी कि निषेचन के बिना ही फलों का विकास को वनस्पति भाषा में हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है। छठा वाला प्रश्न क्या है यहाँ पे, लघु बीजाणुधान। लघु बीजाणुधान की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, इसका महत्व क्या है। यानी जो लघु बीजाणुधान की सबसे भीतरी परत होती है, इसको क्या कहते हैं और इसका क्या महत्व होता है। तो लघु बीजाणुधान की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहते हैं। यह विकास होने वाले लघु बीजाणु यानी परागकणों को क्या करती है, पोषण प्रदान करते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं यार, जो कि आपके बोर्ड में क्या आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाना अनिषेक फलन कहलाता है। अनिषेक फलन कहलाता है। जैसे कि किसमें बिना निषेचन के ही फलों का निर्माण होता है, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, बताएंगे कि सर ये है जहां पर बिना ही निषेचन के ही फलों का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है गुरुजी। सातवां प्रश्न क्या है गुरुजी, सातवां है पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में आया हुआ है यार, आपके पेपर में आया हुआ है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुष्प में क्या होता है कार्य, क्या होता है कार्य। तो पुष्प में दल परागकर्ताओं को आकर्षित करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यानी कि जो परागण परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, कीटों के द्वारा होती है, कीटों के द्वारा होती है। कीट क्या करते हैं, यह पुष्पदल को पुष्पदल को पुष्पदल से चूसने के लिए, क्या चूसने के लिए, वहां के जो मकरंद होते हैं, मकरंद होते हैं, उसको चूसने के लिए कीट पुष्पदल पर आते हैं और वो अपने साथ कुछ परागकण ले आते हैं, जो कि वर्तिकाग्र पर, फूल के वर्तिकाग्र पर गिरा देते हैं, जिनके द्वारा परागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है। और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, परागण कहा जाता है। ठीक है ना। तो पुष्प में दल का क्या कार्य होता है, तो पुष्प में दल परागकर्ताओं को आकर्षित करके परागकण में क्या करता है, सहायता करना होता है। क्या होता है, सहायता करना होता है। चलिए भाई साहब, आठवां प्रश्न क्या है, कीट द्वारा परागित पौधे के सरनाम क्या क्या है। यानी देखिए परागण कितने प्रकार के होते हैं, परागण जो होता है, परागण सर दो प्रकार का होता है। परागण को समझने के लिए ध्यान देना, परागण कितने प्रकार का होता है सर, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है सर, ये दो प्रकार का। सबसे पहला होता है स्वपरागण। क्या होता है आपका, सबसे पहला वाला, सबसे पहला वाला क्या होता है, स्वपरागण होता है। लिख लीजिए, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है स्वपरागण। क्या होता है, सबसे पहला होता है स्वपरागण और दूसरा जो होता है वो होता है पर परागण होता है। क्या होता है, पर परागण होता है। क्या आता है आपका, दूसरा क्या लिख लेंगे यहाँ पे, आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिए। दूसरा, पहला आता है आपका स्वपरागण और दूसरा आता है आपका पर परागण। क्या आता है, पर परागण आता है सर, स्वपरागण और पर परागण। नौवां यहाँ पे असंग जनन क्या है, असंग जनन क्या है, या असंग जनन किसे कहते हैं, असंग जनन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंग जनन यानी कि अपोमिक्सिस कहलाता है। असंग जनन क्या होता है, आप सीधा लिखेंगे सर, बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों द्वारा विकास असंग जनन कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है पुष्प में दल का कार्य क्या होता है। तो पुष्प में जो दल का कार्य होता है, यह पुष्प को आकर्षक बनाए रखता है। देखिए अब यहाँ पे आपके कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, यहाँ पे आपके कंफ्यूजन करने, पुष्प में दल का क्या कार्य है, पुष्प में दल का क्या कार्य है, और यहाँ पे है पुष्प में दल का क्या कार्य है। तो आप दो प्रकार से लिख सकते हैं, यह परागकर्ताओं को आकर्षित करता है या फिर यह पुष्प में आकर्षक बनाता है, यह पुष्प को क्या करता है, आकर्षक बनाता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कीट द्वारा परागित पौधे के नाम कौन कौन से हैं, जैसे सैल्विया है और युक्का है। क्या है आपका, युक्का। इसमें कीट के द्वारा परागण की क्रिया होती है। अब अगला यहाँ पे जो टॉपिक है वो आपका मानव जनन है, मानव जनन है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग, न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपका ये
चैप्टर नंबर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर ये 2 है, वो क्या आपका मानव जनन। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्मल स्तर से हुआ है? यानी कि निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्मल स्तर से हुआ है, यह आपको यहाँ बताना है। मस्तिष्क का हुआ है, या फेफड़ा का हुआ है, या रक्त यानी रुधिर, या फिर यकृत का हुआ है, या फिर किसका हुआ है? यकृत का हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? रक्त। क्या लिखेंगे? रक्त, यानी कि रुधिर। किससे? रुधिर। क्लियर है? हर एक जो क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो इसको आप लोग क्या करेंगे? लगा लेंगे, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मेजोडर्मल स्तर से हुआ है? तो रक्त का हुआ है। किसका हुआ है? रक्त का हुआ है। क्लियर है? दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, करे जालो, क्या यहाँ पे एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है? एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है? बारपिंड है, लिंग गुणसूत्र है, या फिर क्यामजेम्टा है, या फिर प्रतिजन है? तो हुआ है लिंग गुणसूत्र से। किससे हुआ है? लिंग गुणसूत्रों से हुआ है। ख वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ख वाला हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र से। लिंग गुणसूत्र से क्या होता है? लिंग गुणसूत्र से क्या होता है? तो आप सर सीधा लिख देंगे कि एमनियोटिक द्रव की जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें से किसकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण हुआ है? तो वह लिंग गुणसूत्र से हुआ है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे सर, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स है, क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, या फिर रिलैक्सिन, या फिर एस्ट्रोजन, या फिर एस्ट्रोजन। तो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जो अनिवार्य हार्मोन्स का नाम है सर, वो है ख वाला। क्या हो जाएगा? ख वाला, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है सर, टेस्टोस्टेरॉन जो होता है, यह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन होता है। उसके बाद यहाँ पे चौथा प्रश्न है, आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन सर कौन सा है? एलएच है, एफएसएच है, या प्रोजेस्टेरॉन है, या फिर एफएसएच, एलएच व एस्ट्रोजन। आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन्स का नाम है, वो क्या है आपका? घ वाला। राइट आंसर एफएसएच, एफएसएच, और सर एलएच और एस्ट्रोजन। और क्या है? एस्ट्रोजन। ये करेजा लोग इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा यार, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर ये तैयार कर लेते हैं, ये आप 56 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लेते हैं, तो बोर्ड में गारंटी देते हैं कि इसके बाहर आपके प्रश्न आने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य होते हैं सर? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? लीडिंग कोशिकाएं नर लिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन रक्त में श्रावण करती हैं। तो लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? तो लीडिंग कोशिकाओं का कार्य होता है, जो सर नरलिंग हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं? एंड्रोजन्स का श्रावण करना होता है। छठा प्रश्न यहाँ पे, अग्र पीयूष ग्रंथि स्रावित गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम लिखे, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के सर नाम क्या क्या है? तो पहला है आपका ल्यूटाइजिनिंग हार्मोन्स, और दूसरा है फॉलिकिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी कि एफएसएच, एलएच और एफएसएच। तो इनका अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम है यार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसको तो हम कर लेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम हमारे 2024 में सर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा यार, 100% प्रश्न फंसेंगे यार, तैयार कर लेना। ऐसा वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। यूपी बोर्ड का मात्र एक ऐसा यूट्यूब चैनल एसके स्टडी है, जो कि आपको पूरी तैयारी करा रहा है, और आप बोर्ड एग्जाम में 100% पूरा नंबर स्कोर करोगे, गारंटी हमारी है। ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद सातवां प्रश्न है आपके मानव जनन से, यौनारंभ क्या है? इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। यानी कि यौनारंभ सर क्या होता है, और इनका उल्लेख करना है। तो यौनारंभ क्या है? जब मानव में लड़कपन समाप्त होता है, यानी कि जो हमारे अंदर जो बच्चों वाली फीलिंग होती है वो खत्म हो जाती है, और समझदारी वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लड़कपन कहते हैं। इस समय उनके जनन अंग पूर्णतः विकसित होने लगते हैं तथा सक्रिय होकर अपना कार्य
प्रारंभ कर देते हैं, अपना क्या करते हैं, कार्य को प्रारंभ कर देते हैं। इस दशा को यौनारंभ तथा यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसे यौनारंभ यौनावस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यौनावस्था कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, सक्रिय होकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं, इस अवस्था को यौनारंभ तथा इस प्रक्रिया पूर्ण होने के यौवना अवस्था कहते हैं। पहला यहाँ पे बालकों में यौनारंभ और दूसरा है बालिकाओं में यौनारंभ। अब आप समझ सकते हैं कि बालकों में यौनारंभ, जैसे कि आवाज क्या हो जाती है, आवाज क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और इनमें तो आप लोग देखते हैं कि उनके जो जनन अंग होते हैं उसमें ग्रोथ होता है, और ऊपर की ओर देखें जो स्तन ग्रंथियां होती है उनमें ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो इसके द्वारा हम बालिकाओं में, ठीक है ना, यौनारंभ को देख सकते हैं। और क्या होता है सर, एक पीरियड आता है, तो ये भी बालिकाओं में एक यौनारंभ का क्या होता है, उसमें परिवर्तन होने वाला एक, मतलब जो अवस्था होती है उसको हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं सर, देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, करे जा लो, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे जनन स्वास्थ्य, क्या है आपका, जनन स्वास्थ्य। अब जनन स्वास्थ्य सर जब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्या आप ये पढ़ा देंगे, हमारे बोर्ड में फंसेगा क्या, बिल्कुल यार फंसेगा, हर एक क्वेश्चन फंसेगा जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन फंसेगा यार, तैयार कर लेना आप लोग। सबसे पहला प्रश्न है, क्या पुरुषों से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे पुरुषों से संबंधित क्या है, वैक्सेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, गोलियां या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पुरुषों से संबंधित होता है सर वो होता है वैक्सेक्टॉमी। सर ट्यूबेक्टॉमी किससे होता है, महिलाओं से संबंधित होता है। सर किससे होता है, महिलाओं से संबंधित होता है। सर गोलियां, गोलियां भी सर महिलाओं से संबंधित होता है। गुरुदेव किससे होता है, महिलाओं से संबंधित होता है, ठीक है ना। उसके बाद है कॉपर टी रोकती है। कॉपर टी क्या करती हैं, निषेचन को रोकती हैं, अंडोत्सर्ग को रोकती हैं, अंडे का परिपक्वन या फिर ब्लास्टोसिस्ट का पोषण, तो निषेचन को रोकती हैं, ठीक ना सर। निरोध का प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है, वो निषेचन को रोकने में किया जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हो, तो क वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे तीसरा, गर्भ निरोधक गोली का प्रमुख घटक क्या होता है। जो गर्भ निरोधक गोली होती है इसकी प्रमुख घटक क्या होता है, यानी कि किससे ये मेजर किससे मिलकर बनी होती है, वृद्धि हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन या थायरॉक्सिन या फिर ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन्स। तो होता है सर जी प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉन से सर मिलकर बनी होती है, वो क्या होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां। तो इसको आप छाप सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है ना। उसके बाद चौथा यहाँ पे गिफ्ट गिफ्ट प्रक्रिया होती है। सर गिफ्ट प्रक्रिया क्या होती है, तो दाता से अंडाणु लेकर किसी स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को गिफ्ट कहते हैं। सर गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, अरे गुरुजी वो गिफ्ट होता है क्या जो मिलता है हमें, गिफ्ट के रूप में सर मिलता है, वो गिफ्ट तो नहीं होता। अरे नहीं यार, वो गिफ्ट नहीं है। इस गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इस गिफ्ट का पूरा क्या नाम होता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसको नोट करना है तो नोट कर लो यार, सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं। जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके बता देंगे तो मैं और अच्छे से उसको समझा दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो दाता से अंडाणु लेकर किसी स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं सर, गिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुदेव, गिफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो गिफ्ट मतलब क्या हो जाएगा, अब देखिए गिफ्ट का पूरा नाम भी आता है, गिफ्ट का पूरा नाम भी आता है, नोट कर लेना। तो पूरा नाम दे दे तो क्या लिखेंगे, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर सर गिफ्ट का पूरा नाम होता है। क्या होता है, गिफ्ट का पूरा नाम होता है, करे जा लोग, ठीक ना। नोट कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में सर छाप के आएंगे, हमें कुछ नहीं सुनना गुरुदेव, पेपर में मिला तो हम छाप के आओ। हाँ, पांचवा प्रश्न बा करे जा लोग, यहाँ काबा देखा देखा यूपी बोर्ड में छाप के आना यार। यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। आप कहें गुरुजी हम तो एमपी बोर्ड से हैं, हम तो गुरुजी बिहार बोर्ड से हैं, क्या नहीं पढ़ सकते क्या। अरे यार बिल्कुल पढ़ लो, इंपॉर्टेंट ही आपके लिए। यौन संचारित संक्रमण रोगों को संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियम कौन कौन से हैं, तो यौन संचारित मतलब कि आप लोग देखते हैं जैसे एड्स हो जाता है ना, एड्स ना होने पाए तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, कुछ उपाय, जैसे कि अनजाने व्यक्ति या बहुल व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो मैंने अभी बताया था कि गिफ्ट और आईवीएफ का पूरा नाम, तो गिफ्ट का
पूरा नाम क्या होता है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्राफैलोपियन। इन विट्राफैलोपियन इट इज आईएमपी फॉर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है यार। और यहाँ पे मैंने 56 पूरा महत्वपूर्ण बायोलॉजी के प्रश्न बताए हैं, आप इसे तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम वंशागति और वित्ता के सिद्धांत से देखें तो यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला यहाँ प्रश्न है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बार बार आपके पेपर में आए हुए हैं और रिपीटेड वाले क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे मैं पढ़ाया हूँ। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? ह्यूगो ड्यूविज, कार्ल कॉरेंस, ग्रेगर जॉन मेंडल या एरिक वान सर्मिक को। तो अनुवांशिकी का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन गुरुदेव ग वाला, ठीक है ना सर। यहाँ देखिए अगला, वंशागति का इकाई क्या है? गुणसूत्र है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप या फिर जीन है। तो जो वंशागति का इकाई होता है वो जीन होता है। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको इसको फुल एक्सप्लेन करके समझाऊंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर आओ। एक चीज और है, जैसे जीन प्रारूप की बात करें और लक्षण प्रारूप की, तो जीन प्रारूप जो हमारे शरीर के क्या होता है? शरीर के अंदर होता है। क्या होता है? शरीर के अंदर होता है, जो क्रिया होती है उसे जीन प्रारूप। जैसे कि हमारे माँ बाप के जो लक्षण होते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है सर? वो तो जीन प्रारूप के द्वारा। लेकिन कभी कभी देखते होंगे अगर माँ की आंखें गंजी हैं तो आपकी भी आंखें उसी प्रकार हो जाती है, या फिर बाल लुट्टू टाइप रहते हैं तो आपके बाल भी क्या हो जाते हैं? उसी टाइप हो जाते हैं। तो देन उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। मतलब जो देखते हैं वो फिनोटाइप लक्षण प्रारूप होता है, जो हमारे अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम जीन प्रारूप कहते हैं। चीजें समझ आ रही ना? जो ना समझ यार कमेंट कर देना यार। उन्नव इश्यू बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत अच्छे समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे है, द्वितीयक संतानी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंकरण में पाया जाता है? एक गुण प्रसंकरण, द्विगुण प्रसंकरण, जात प्रसंकरण या फिर पीढ़ी प्रसंकरण। तो उसका हो जाएगा वाला राइट आंसर आपका एक गुण प्रसंकरण हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? कौन सी पीढ़ी विषम युग्मजी होती है? प्रथम संतानी पीढ़ी, द्वितीय संतान पीढ़ी, तृतीय संतानी पीढ़ी या फिर जनक पीढ़ी। तो मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? तो वो होती है प्रथम संतानीय पीढ़ी। प्रथम संतानीय पीढ़ी जो करेजा होती है वो हमेशा और हमेशा क्या होती है? वो हमेशा हमेशा विषम युग्मजी होती है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, मनुष्य में वंशागत मनुष्य में सर वंशागत लक्षण दीजिए जिनके जीन्स गुणसूत्रों पर स्थित न हो। तो सीकल सेल एनीमिया और गंजापन मनुष्य में वंशागत होने वाले लक्षण है। यानी कि अगर माँ बाप के, यानी कि आपके पापा के अंदर गंजापन है तो आपके अंदर भी वो क्या आएगा? गंजापन आएगा, ठीक है ना। ये जो गंजापन होता है यह मनुष्य में वंशागत होने वाले लक्षण है और इनके जीन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित नहीं होते। इट इज आईएमपी है, नोट कर लो, क्योंकि आज की आधी जनता ये गंजापन से पीड़ित है। भाई बाल तो पके लेकिन ये बाल ना झड़े यार। बाल पक जाए चलेगा गुरुजी, लेकिन ये झड़ना नहीं चाहिए। लेकिन बच्चों अब बाल झड़ना भी शुरू हो गया है, बाल झड़ना भी क्या हो गया? शुरू हो गया है। चलिए छठा प्रश्न यहाँ पे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं दो लक्षणों के नाम लिखिए। उत्तर क्या लिखेंगे? मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों का चुनाव किया जो निम्नलिखित है। पहला कौन कौन सा है सर जी? बीज का रूप गोला और झुर्रीदार, बीज पत्र का रंग पीला अथवा हरा, बीज चोल का रंग लाल और सफेद, फली का रूप फूला और संकीर्णित, फली का रंग हरा और पीला, फूल का स्थान कच्ची और शीर्षस्थ, तने की लंबाई लंबा और बौना। अब गुरुजी का है? अरे ये का है? अरे भैया बताएं का है। देखिए जो यहाँ पे है गोला, गोला मतलब प्रभावी। क्या है? प्रभावी है सर, प्रभावी है। झुर्रीदार का है करेजा? अप्रभावी है। क्या है? अप्रभावी। देखिए अगर अगर कोई व्यक्ति भोजन वोजन अच्छे से लेगा, अगर खाना वाना अच्छे से खाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें एक गुण तो जरूर देखने को मिलेगा। वो सर क्या गुण देखने को मिलेगा? अरे यार वो देखने को मिलेगा वो बढ़िया गोल मटोर रहेगा। लेकिन गुरुजी जो भोजन वोजन सही से ना लेगा ना, जो भोजन वोजन सही से ना ले ही वो क्या रहेंगे?
वो गुरुजी हमेशा और हमेशा शुष्का हुआ रहेंगे, यानी कि झुर्रीदार, यानी कि का हो जाही, अप्रभावी हो जाही। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? एक बार कमेंट कर दो करे जा लोग, आप लोग कमेंट छाप दो फटाफट, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट वाले हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा, जो ना समझाए कमेंट कर दे, ठीक है ना। इसको आप लोग लगा लीजिए। तो प्रभावी यानी कि पीला प्रभावी है, और हरा क्या है, अप्रभावी है। लाल क्या है, प्रभावी है। सफेद क्या है, अप्रभावी है। पीला क्या है, प्रभावी है। संकीर्णित क्या है, अप्रभावी है। हरा क्या है, प्रभावी है। पीला क्या है, अप्रभावी है। कच्ची क्या है, प्रभावी है। शीर्षस्थ क्या है, अप्रभावी है। लंबा क्या है, प्रभावी है। और बौना क्या है, अप्रभावी है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसको किसने खोजा था? मंगोलियाई जड़ता क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था? तो इसमें उत्तर में लिखेंगे जॉन लैंगडन, लैंगडन डाउन ने सर्वप्रथम डाउन सिंड्रोम की खोज की। डाउन मतलब की लक्षण 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाने से होता है। इस लक्षण में गुणसूत्र कुल संख्या 46 के स्थान क्या होती है, 47 होती है, और यह ट्राइसोमी के कारण होता है। इसका चेहरा मंगोलो जैसा होता है तथा इसकी जीभ मोटी और आंखें तिरछी होती, क्या होती है, तिरछी होती है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे 8वां है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? तो वंशागति क्रोमोसोमवाद दिया था बाबेरी तथा सटन ने 1902 ईस्वी में दिया था, ठीक है ना। क्लियर है। उसके बाद वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार से यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले जो प्रश्न है वो है यहाँ पे, अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने किया था? भाई साहब फ्रेडरिक मीसर ने। किसने किया था? घ वाला ऑप्शन, फ्रेडरिक मीसर ने किया था, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा यहाँ पे डीएनए की वास्तविक संरचना दी। डीएनए की वास्तविक संरचना किसने दिया? फ्रैंकलिन ने, वाटसन तथा क्रिक ने, एवेरी एवं चेंज ने, या फिर विक्लिस एवं क्रिक ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। तीसरा है डीएनए द्विकुंडलिनी में एडेनिन समाचार जुड़ता है साइटोसिन से, ग्वानिन से, थाइमिन से, या फिर यूरेसिल से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थाइमिन से। क्या हो जाएगा? थाइमिन से। उसके बाद है यहाँ पे फ्रेडरिक गिफ्ट ने, फ्रेडरिक गिफ्ट ने खोज की किसकी? स्थान परिवर्तन की, रूपांतरण की, पारक्रमण की, या लिप्यांतरण की। तो वो किया था रूपांतरण की। तो ख वाला क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। 5वां प्रश्न यहाँ पे, प्लाज्मिड किसे कहते हैं? प्लाज्मिड क्या होता है? व्हाट इज प्लाज्मिड? तो इसका आंसर लिखेंगे कुछ जीवाणु न्यूक्लियोटाइड से बाहर कोशिका द्रव्य में एक या एक से अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। भाई आईएमपी वाला है, छाप लो, ये आपके पेपर में आएगा। डीएनए तथा आरएनए में एक अंतर बताइए। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा और आरएनए में राइबोस शर्करा, बस ये भी क्या है? आईएमपी है। और एक चीज मैं भी और बताता चलूं, इनमें अंतर लिखने के लिए आता है। अगर 1 नंबर का है तो केवल यही लिख दीजिएगा, एक अंतर पूछा है, कभी कभी पूरा पूरा अंतर लिखने के लिए दे देता है, तो आपको पूरा लिखना है। उसके बाद है डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? तो लिप्यंतरण यानी कि अनुलेखन कहलाती है, ठीक है ना। उसके बाद ये चैप्टर नंबर सर 6, ये 5 क्या है आपका? विकास। क्या है? विकास। इसमें क्या क्या है? सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सरीसृपों एवं पक्षियों को जोड़ने की कड़ी मानी जाती है? डेक्रो, चमगादड़, आर्की आप्टेरिक्स, या फिर पेरिपेप्ट्स। वो हो जाएगा ग वाला, क्या हो जाएगा आपका? आर्की आप्टेरिक्स हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? स्टेनले मिलर, या फिर AIN ओपेरिन, या फिर JBS हैंडलेन, या फिर माल्थस। तो हो जाएगा आपका दूसरा, ये घ वाला ऑप्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? माल्थस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है, विकास की उत्परिवर्तनवाद निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन, SR वालास, ह्यूगो डिवरीज, या फिर हेक्सले। तो वो किया था ह्यूगो डिवरीज ने। उसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन है, समजात तथा विषमजात अंकों में अंतर बताइए और उपयुक्त का उदाहरण दीजिए। तो दो अंगों का उद्भव जब एक जैसा होता है, चाहे उनके कार्य स्वरूप अलग अलग हो, तो उसे समजात अंग कहते हैं। यानी जब दो अंगों का उद्भव एक जैसा हो, चाहे उनके कार्य क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समजात। जैसे कि मनुष्य के आगे वाला पैर और पक्षी के पंख, ये विषमजात अंगों का उद्भव जब अलग अलग होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपके विषम जात अंग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे पंछी के पंख और आर्थ्रोपोडस के पंख।
उसके बाद है यहाँ पे पेंजेनेसिस पेंजेनेसिस का सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था सर? पेंजेनेसिस सिद्धांत डार्विन ने और पुनरावृत्ति सिद्धांत अर्नेस्ट हेकल ने कब? 1868 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। छठा प्रश्न है योग्यतम की उत्तरजीविता पर विचार कीजिए। तो वो क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर ने मतलब प्रस्तुत किया था। किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में चिंगारी विमुक्त उपकरण यानी कि स्पार्क डिस्चार्ज एवरेल्स का उपयोग किया था? स्टैनले मिलन ने किया था। जाति एवं जाति वृत्त से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक रूप में से आपस में प्रजनन करने वाले जीवों के समूहों को जात कहते हैं और किसी जीव के विकासी इतिहास को जात वृत्ति कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? अंगों के कम या अधिक उपयोग सिद्धांत के अनुसार वातावरणीय प्रभावों के कारण जीवधारी द्वारा अधिक उपयोग किए जाने वाले अंग का अधिक विकास तथा कम उपयोग किए जाने वाले अंग का कम विकास होता है और इसका प्रतिपादन लैमार्क ने किया था, जो कि बाद में गलत बताया गया था। उसके बाद है यहाँ पे वो क्या है? मानव स्वास्थ्य तथा रोग। पहला प्रश्न है अफीम से प्राप्त मॉर्फिन क्या है? ये एक एल्केलाइड है। क्या है? एल्केलाइड। चार ऑप्शन आएंगे अल्कोहल, ईथर, वाष्पशील पदार्थ। तो इसका क्या वाला हो जाएगा? एल्केलाइड हो जाएगा। एंटी सीरम में होते हैं एंटीजन, श्वेत रुधिराणु एंटीबॉडी या फिर लाल रुधिराणु तो होता है आपका एंटीबॉडी होता है। पेनिसिलिन की सर खोज किसने किया था? अरे फ्लेमिंग ने किया था यार, बहुत सिंपल है। निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा? सर टाइफाइड। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज IMP। इसका पूरा आप पेपर जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से यार, SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा। फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है सर सूत्रकृमि से। किससे होती है? सूत्रकृमि से। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक क्या होता है सर? एडिज होता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? आमातिसार और एस्केरिस्का का तो ये इसका होता है आपके दूषित भोजन, कच्ची सब्जी और गंदे जल से होता है। नौवां प्रश्न है मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले दो जीवाणु के नाम सर जी? तो विब्रियो कालेरी और डिप्लोकॉकस न्यूमोनी जीवाणु मनुष्य में क्रमशः हैजा और निमोनिया उत्पन्न करने वाले दो जीव हैं। तो यहाँ पे मैंने कुल 56 बायोलॉजी के पूरे किताब का मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आज डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो बायोलॉजी में 70 में 70 लाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, गारंटी मेरी है। और ऐसी वीडियो चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले मजेदार वीडियो के साथ हम लोग फिर आएंगे। और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।